नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रस्तुत विज्ञापन है, दिनांक 31/1/2024 का ये विज्ञापन है। क्रमांक इसका अगर आप देखेंगे तो इतना है। आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग, ध्यान रखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ विद्यालय शाखा सेवा नियम 2015 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के निम्नलिखित विषयों के कुल 347 कितने पद हैं? 347, ध्यान देंगे, 347 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं, ध्यान से देखिए, पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। का वर्गवार वर्गीकरण निम्न अनुसार है। ध्यान से देखिए, अब नेम ऑफ सब्जेक्ट का दे दिया इन्होंने, ये सब्जेक्ट दे दिए हैं, ये इन्होंने कैटेगरी दे दी हुई है। ठीक है, ये जो एब्रीविएशन है, ये जो छोटे छोटे शब्दों को लिखे हुए होता है तो उनको हम एब्रीविएशन कहते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट, ये नंबर ऑफ पोस्ट है 66, 13, 34, 5, 16। ठीक है, ये नंबर ऑफ पोस्ट है। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये जो लिखा हुआ है WD, DV, जनरल, WE, WD, ठीक है, इसके लिए एब्रीविएशन दी हुई, एब्रीविएशन यूज्ड है। NSA नॉन शेड्यूल्ड एरिया, SA शेड्यूल्ड एरिया, GEN जनरल, UR अनरिजर्व, SC शेड्यूल्ड कास्ट, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, MBC मोर बैकवर्ड क्लासेस, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, GNWE जनरल वुमेन, WD विडो, WD डाइवर्स, V/LV ब्लाइंडनेस/लो विजन, D डीफ, H हार्ड ऑफ हियरिंग, LD/CP एंड अदर्स लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडेड सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी, कर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, MUL डिस, मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, PH फिजिकल हैंडीकैप। इस तरह से कैटेगरी आप देख लीजिए, क्योंकि यदि मैं इसको भी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और आप विश्वास मानिएगा कि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। हालांकि इसमें भी बड़ा होगा, लेकिन फिर भी हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसका फोटो खींच लीजिएगा कि ये इस तरह से है। आप जहाँ भी कहीं सेट हो रहे हैं वहाँ पे आप सेट हो जाइए, आपको ये जॉब है। इधर पे देख लीजिए, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, एब्रीविएशन लिस्ट दी हुई है। टिप्पणी, एकाधिक दिव्यांगता, MUL DIS मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी के लिए उपयुक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से 1 एवं 2 की अनिवार्यता के साथ 3 में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। विशेष नोट, चलिए हम विशेष नोट पर बात करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रियुक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान से समझिए इस चीज को। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी जो हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र की रियुक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम प्रेफरेंस आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें। इसका मतलब ये कि यदि आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप अपना प्रेफरेंस जरूर दें और आप अपना फॉर्म गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी भर सकते हैं। अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ दे नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। ध्यान रखिए, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बाहर के हैं, आप MP के हैं, बिहार के हैं, UP के हैं, जहाँ कहीं के भी आप भी फॉर्म पर इसमें भरेंगे
तो इस पर ध्यान दीजिए, अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल जो राजस्थान का व्यक्ति है वही फॉर्म भर पाएगा। राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे, यानी अनुसूचित क्षेत्र में आपको आवेदन नहीं करना है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथा समय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा पात्र होंगे। इस लाइन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिए आप, क्योंकि ये वो लाइन है, यदि आप अनुसूचित क्षेत्र के नहीं हैं, बाहर के हैं, तो प्लीज़ आप उसमें आवेदन ना करें। टिप्पणी, यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्यतः अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी। यदि आप वहीं काम करना चाहते हैं तो आपको वहीं पर प्राथमिकता देनी होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट, कार्मिक का 1 का 2 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक का 2 विभाग की अधिसूचना दिनांक 28/7/2023 के अनुसार किसी वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्नित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्नित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी। यदि वो खाली रहती हैं तो 3 वर्षों के बाद उन्हें भरी जाएगी, परंतु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के संगत नहीं किया जाएगा, परंतु यह और कि इस उपनयन के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से ही भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो। यानी जिसके लिए जो वैकेंसी बनी है वो वही भरेगा, और अगर यदि ऐसा होता है तो 3 वर्षों के बाद उसे कोई दूसरा व्यक्ति भर सकता है। राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियम अनुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। यदि कोई EWS नहीं मिलता है तो उसको सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अंतर परिवर्तन द्वारा अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों का विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत 22 वर्षा मतलब होता है इसके विपरीत के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। यदि ये नहीं मिलते हैं तो इनके माध्यम से भरा जा सकेगा, परंतु पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए विधवा नहीं मिलती है, विच्छिन्न विवाह का कोई नहीं मिलता, परित्यक्ता कोई नहीं मिलता, तलाकशुदा कोई नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में उसी श्रेणी की महिलाओं द्वारा उन्हें भरा जाएगा और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्नित नहीं की जाएगी, आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं सहित महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जाएगा, अर्थात प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। पहले उन्हें महिला कोटे में लिया जाएगा, उसके बाद इस पर काम किया जाएगा। विशेष योग्य जन या निःशक्त जन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण
क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि निःशक्त जन या योग्य जन है उसको आरक्षण जो मिलना है वो क्षैतिज मिलना है। क्षैतिज का मतलब होता है जिस वर्ग के आप हैं उसी वर्ग में आपको आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले वर्ष भर्ती वर्ष में अगणित की जाएगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यापगत हो जाएंगी। यानी इन चीज़ों को खत्म कर दिया जाएगा यदि इस बार की व्यवस्थाएं ऐसी नहीं होती हैं तो। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्त जन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी है तो ऐसी रिक्ति आगामी वर्ष में अगणित की जाएगी। और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्त जन उपलब्ध नहीं होता है तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अंतर परिवर्तन इंटरचेंज कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्त जन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस व्यक्ति को निःशक्त जन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा। सिंपल सी बात है कि देखिए इनका काम है वैकेंसी को भरना। यदि किसी क्षेत्र में यदि आरक्षण दिया गया है तो वो आरक्षण एक बार होगा, 2 बार होगा, लेकिन 30 बार ये इंतजार नहीं करेंगे और इन चीज़ों को भर देंगे। आप अपनी चीज़ों को देखिए, आपको आरक्षण कहाँ मिल रहा है उस जगह पर दिमाग लगाइए और आगे बढ़िए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षण पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दे है। ध्यान रखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ सिर्फ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दे होगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी कोई दूसरे राज्य का यदि व्यक्ति है तो वो आवेदन तो कर सकता है लेकिन वो सामान्य वर्ग के हिसाब से ही आवेदन करेगा, चाहे आप किसी राज्य में किसी भी श्रेणी में आते हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA नंबर 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30/8/2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा DVSAW नंबर 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18/2/2018 के अनुसार राजस्थान सरकार राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC या ST या OBC या MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उसे सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी आप वहाँ पर यदि आपका विवाह हो जाता है, राजस्थान में यदि आपका विवाह हो जाता है तो यदि आप महिला हैं तो भी आपको सामान्य वर्ग के आधार पर ही आपको आवेदन फॉर्म भरना है। अब हम आते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अब हम इस पर बात करते हैं। नंबर 1, संस्कृत विषय के लिए। संस्कृत विषय में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए शास्त्री या एन एक्विवेलेंट ट्रेडिशन संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम। संस्कृत माध्यम से आपने जो उसके समकक्ष संस्कृत एग्जाम है वो आपने पास किया हो। एंड शिक्षा शास्त्री या डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के माध्यम से आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हो, एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE से संस्कृत में। हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय के लिए ग्रेजुएट या समकक्ष एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट
या तो कंसर्न सब्जेक्ट में या ऑप्शनल सब्जेक्ट में, मतलब जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, और डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE, और डिग्री या डिप्लोमा किया हो किससे, एजुकेशन से, जो रिकॉग्नाइज्ड होगा NCTE से। ठीक है, विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएट हो या उसके इक्विवेलेंट हो विथ एटलीस्ट 2 और फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिक्स होता है, क्योंकि विज्ञान का मैटर है तो फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, बायो टेक्नोलॉजी हो सकता है, बायो केमिस्ट्री हो सकता है, और डिग्री या डिप्लोमा हो आपके पास इन एजुकेशन में, जैसे हमारे यहाँ BEd DEd होता है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE से। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएशन हो या इक्विवेलेंट हो एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 2 और फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी, एंड डिग्री और डिप्लोमा, वही चीज डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नंबर 2, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये आपके पास होना ही चाहिए। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी। इसका मतलब ये है कि यदि इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है और आपका यदि लास्ट ईयर चल रहा है तो आप इसके लिए पात्र हैं, आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। लेकिन इसकी जो लिखित परीक्षा होगी उससे पहले आपको वो सबूत देना होगा कि आपने ये शैक्षणिक अर्हता पास कर ली है। वेतन का पे मैट्रिक्स क्या है, पे मैट्रिक्स लेवल है L11, ग्रेड पे 4200 नॉट। राज्य सरकार के नियम अनुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। राज्य सरकार के जो नियम हैं उसी आधार पर आपको जो नियत वेतन है वो आपको दे होगा। आयु सीमा इसकी रहेगी 1/7/2024। 1/7/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 18 से 40 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी उम्र बिल्कुल भी नहीं मान्य की जाएगी। इस चीज़ का खास आप ख्याल रखें। तो जो समझ में आ गया, आयु पद क्रम संख्या 1 से 6 तक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किए थे, जिसके तहत आयु गणना का आधार दिनांक 1/7/2022 रखा गया था। उक्त पदक्रम हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2024 को अधिक आयु होते हैं, यानी उनकी ज़्यादा आयु अगर होती है, उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। समझ में आ रहा है बात को। पदक्रम संख्या 1 से 6 तक के पद, ठीक है, 1 से 6 तक के पद जो हैं उनके 2022 में विज्ञापित किए थे, जिसके तहत आयु गणना का आधार उन्होंने ये रखा था। लेकिन अगर वो इस पद में हैं तो उनके लिए 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब आप इस चीज को समझिए। विज्ञापित पदों हेतु अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों या अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान। 5 वर्ष की छूट किसे दी जा रही है, देख लीजिए। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष, ठीक है, 5 वर्ष की। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 10 वर्ष की आयु छूट। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता तलाकशुदा महिला को अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी जो किसी भी स्थिति में वो आप वहाँ पे मतलब फॉर्म भर सकते हैं। Explanation: in the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the competent authority. In case of divorce, she will have to furnish proof of divorce. यानी उनको अगर उनका पति खत्म हो गया है तो उनको उसका सर्टिफिकेट देना होगा, और यदि तलाक हुआ है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा।
उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्ध से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। जो कैदी है उसके लिए इसकी छूट नहीं होगी। उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपना दोष सिद्ध के पूर्व अधिक आयु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की काल अवधि के या बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। यानी उस भूतपूर्व कैदी में जो कि पहले जब उसे दोष सिद्ध हुआ था तब उसकी आयु ज़्यादा नहीं थी, तो उसे उस आयु की छूट मिलेगी जिस आयु में वो जेल में रहा है या उसका जो कारावास रहा है, भुक्त कारावास, उसकी उसको अवधि की छूट दे दी जाएगी। इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों। यदि भी उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। इसका मतलब समझ में आ गया। इससे हम किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय, जो प्रारंभिक नियुक्ति है उसके समय आयु सीमा में थे तो उन्हें इसका अवसर दिया जाएगा। कैंडिडेट स्ट्रक्चर के मामले में उतनी ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एनसीसी में की, बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा। जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें छूट दी गई है लेकिन 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन द्वारा अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जाएगा, चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो, बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। सन 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान में स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। ध्यान रखिए, राज्य पंचायत समितियों द्वारा जिला परिषदों के कारोबार में सब्सटेंटिव रूप में कार्यरत व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। राज्य और पंचायत समितियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दे होगी, परंतु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी, किंतु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष के अधिकतम ऊपरी 55 वर्ष से अधिक में आपको नहीं लिया जाएगा, 15 वर्ष की आपको छूट होगी। इस चीज का आप खास ख्याल रखें। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार निःशक्त जन व्यक्तियों के लिए ऊपरी उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे होगी, 5 वर्ष की छूट मिलेगी। विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु दे आयु सीमा में छूट के उपयुक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम तक की आयु सीमा में छूट दी गई है, स्वतः निष्प्रभावी माने जाएंगे। नोट, उपयुक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिंदु क्रमांक 1 से 12 तक के प्रावधान असंचयी हैं, अर्थात अभ्यर्थियों के उपयुक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप महिला हैं और मान लीजिए उस महिला को वो परित्यक्ता महिला भी है, तो दोनों का लाभ नहीं दिया जाएगा, एक ही लाभ दिया जाएगा। इस चीज का खास ख्याल रखें। विशेष योग्य जन को ऊपरी आयु सीमा में दिए छूट के उपयुक्त बिंदु संख्या 1 से 12 तक के अनुसार छूट दिए जाने के पश्चात बिंदु संख्या 13 में उल्लेखित प्रावधान के अतिरिक्त छूट दे होगी। अच्छा, इनको इस पर भी होगी और इस पर भी होगी, दोनों जगह होगी। कार्मिक का 2 विभाग के परिपत्र क्रमांक 26/7/2017 एवं पत्र दिनांक 14/9/2017 व 19/2/2021 के अनुसार लंबवत, वर्टिकल व क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उसको दे किसी अन्य रियायत जैसे आयु सीमा, अंक,
फिजिकल फिटनेस आदि का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य अनारक्षित व्यक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा, यानी उसके हिसाब से उस पर काम नहीं किया जाएगा। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि 60 वर्ष की यदि आप होंगे तो आप उस टाइम तो वो तो रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किए गए हैं। किसी प्रकार की विधिक बात की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे। इसका मतलब ये है कि 2 भाषाओं में इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो मान्य होगा अगर मान लो कोई गलती होती है तो। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम 26 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाने गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। यानी ये जो व्यवस्थाएं ये अपनाई जा सकती हैं। परीक्षा का स्थान एवं माह, परीक्षा का स्थान व स्थिति समय में यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा संबंधित सेवा नियम के नियम 21 के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, यानी 4 जो विकल्प होते हैं उसके आधार पर ली जाएगी। प्रस्तुत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष जारी किया जाएगा। आप जो वेबसाइट है उस पर आप देखते रहें। आवेदन अवधि दिनांक 6/2/2024 से, यानी आज से, जो मैं आज आपको वीडियो मिलेगा आपको या कल मिलेगा, तो 6 तारीख से दिनांक 6/3 यानी 1 महीना है करेक्ट आपके पास, रात्रि 12 बजे तक आवेदन प्रक्रिया, इसको खास ध्यान से देख लीजिए। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट ध्यान से देख लीजिए, rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों, इंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेंट्स, प्रस्तुत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। मैं जो आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ लें। हो सकता है कि कई बार जब हम वीडियो बनाते हैं तो कई बार कुछ गलती हो जाए, तो इसलिए आप भी इसको आवश्यक रूप से पढ़ लें, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट विज्ञापन का ही भाग है, हिस्सा माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल, जो SSO पोर्टल है, से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID में से किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है वे अभ्यर्थी SSO पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स G2GC में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर अपने OTR नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ID विवरण में किसी प्रकार का संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा। आप जब भी फॉर्म भरें किसी भी चीज़ का, किसी भी वैकेंसी का, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि फॉर्म बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही भरें, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर संशोधन की व्यवस्था नहीं होती है। अतः
OTR करने से पूर्व आधार या जनाधार या SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों में सावधानी पूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेवें। यदि इसमें कोई अंतर है तो जनाधार कार्ड, आधार कार्ड या SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन कराने के पश्चात ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्रवाई करें। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू के आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिए, आपको आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से लेना है, इस बात का खास ख्याल रखिए। यदि आपको ये नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म नहीं भरा हुआ है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करे। गलत सूचना देने या तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियम अनुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल कर रख लेवें। जो आप फॉर्म भरेंगे उसको आवश्यक रूप से आप अपने पास रख लेवें। आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन हाथ से भरा हुआ आवेदक पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन में आवेदक की अंतिम तिथि तथा अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता या अनुभव का विवरण स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करे। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता अनुभव विचारणीय नहीं होगा। यदि आवेदन में अंकन नहीं है, केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता या अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे। याद रखिए इस चीज का। अभ्यर्थियों को श्रुत लेखन में सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुत लेखन संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं होने पर श्रुत लेखन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस चीज का भी खास ख्याल रखिए। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में धुंधली ब्लड स्कैन कॉपी अपलोड नहीं करे तथा जो नवीन फोटो अपलोड की जा रही है उसकी 5 रंगीन फोटो प्रतियां अपने पास सुरक्षित रख लेवे। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, इसको भी देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग के आधार पर अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधित नियम अनुसार कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित, यानी आपका यदि कोई दिक्कत ऐसी हो रही है कि जिसमें आपको परिवर्तन करना है तो 500 रुपये आपका शुल्क देकर ये वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसमें संशोधन परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसी त्रुटि संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि में से 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधित किए जा सकेंगे। ध्यान रखना 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। किसी प्रकार का संशोधन पश्चात अभ्यर्थी को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि OTP के माध्यम से की जाएगी। सभी प्रकार के अनुबंध संशोधन हेतु 500 रुपये निर्धारित हैं। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थी के उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा व उक्त ऑफलाइन ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरांत कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।
सिंपल सी बात है कि जब आप फॉर्म भरें तो बहुत ज़्यादा ध्यान से फॉर्म भरें और अपने किसी समझदार व्यक्ति को साथ में ले लेवें। एक बार ये पंजीयन शुल्क कार्मिका के 2 विभाग के परिपत्र क्रमांक 19/4/2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एक बार ये पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है, जो नियमानुसार है। सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी 600 रुपये, आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी 400 रुपये, दिव्यांगजन 400 रुपये। नोट: राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तैसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। सिंपल सी बात है कि राजस्थान के अलावा आप किसी भी राज्य से हैं और किसी भी श्रेणी में आते हैं तो लेकिन आपको सामान्य वर्ग के आधार पर यानी 600 रुपये का ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका वे अभ्यर्थी भी SSOID द्वारा लॉगिन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपयुक्त अनुसार निर्धारित एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवाएं। स्कीम एंड सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर्स, ये इनका सिलेबस है। सिलेबस आप देख लीजिए। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर द क्वेश्चंस पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन पेपर की 2 घंटे की होगी। द क्वेश्चन पेपर कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे। पेपर सेल इंक्लूडेड फॉलोइंग सब्जेक्ट कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एज शोन अगेंस्ट देम, ये इनके रहेंगे। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 80 नंबर की होगी। करंट अफेयर राजस्थान 20 नंबर की होगी। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया 60 नंबर की होगी। एजुकेशन साइकोलॉजी जो होगी वो आपकी 40 नंबर की, 200 नंबर का हो गया। ये इस तरह का सिलेबस है। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, ये संस्कृत के लिए 300 नंबर का है। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर अदर देन संस्कृत 300 नंबर का है। उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए OMR उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि OMR सीट कैसे भरी होगी। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। OMR सीट आपने बहुत ज़्यादा भरी होंगी, इन चीज़ों को भी आज खास ख्याल रखिए। प्रश्न पत्र में त्रुटि होने पर अथवा एक से अधिक उत्तर गलत सही होने पर, उत्तर कुंजी में गलती, त्रुटि तथा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञ द्वारा पैनल तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थी को स्वीकार होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ये मैंने कह दिया है कि प्रमाण पत्र आप वो ही डालें जो आप सत्यापित कर सकते हो। इस बात का आप खास ख्याल रखें। प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाएगा। जितने भी जो आपने प्रमाण पत्र उसमें लिखे हुए हैं वो आपके पास उनकी सबकी मूल कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। आवेदन पत्र में गलत, त्रुटिपूर्ण सूचना, अपूर्ण आवेदन पत्र नहीं भरने के संबंध में विशेष निर्देश, ये इसमें आपकी सिंपल सी बात है कि आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात का आप खास ख्याल रखें। अन्य बिंदु व सूचना, एक बार ये पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन पर परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश तथा संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के मार्ग निर्देशन सूचना स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 0145263512 एवं 26352000 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को संबंधित किए जाएंगे। इस तरह ये नोटिफिकेशन खत्म होता है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जैसा कि मैं हर वैकेंसी में बोलता हूं कि यदि आपका सिलेक्शन इस वीडियो के माध्यम से होता है, वीडियो के माध्यम से सिलेक्शन का मतलब है कि जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख दें कि
सर आपके वीडियो देखकर हमें जानकारी मिली और उस जानकारी के कारण हम इसमें फॉर्म भर पाए। तो हम कुछ नहीं, बस आपको शुभकामनाएं ही दे पाएंगे और हमें अच्छा लगेगा कि हमारे इस वीडियो के कारण किसी का कुछ अच्छा हो पाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।